अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन, एक नई सुबह और एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहां कहीं होंगे, एक तो हमें देख भी रहे होंगे, दूसरा खुशबाश भी होंगे और एक पुरसुकून और मुतमईन जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। और आपको पता है कि मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी ना अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। और मेरा ख्याल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ही खुशी है और एक मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी गुजारना है। और ये तभी मुमकिन होता है जब हम हासिल पर शुक्र अदा करना शुरू हो जाए और ला हासिल पर सब्र करना सीख जाते हैं। तो इंसानी फितरत है कि उसमें लालच का मादा पाया जाता है और हमेशा हम ज्यादा से ज्यादा की तलब में रहते हैं जो हमारा सुकून छीन लेता है। और अशफाक अहमद साहब का एक कॉल है कि जितना मिल जाए उस खुशी से उसे खुशी से कबूल करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए उसके ऊपर। और हो सकता है कि ये वो हमारी औकात से भी कई ज्यादा हो। और हम तो गुनाहगार से बंदे, आपको पता है। ये तो उसी की फजल है कि वो हमारे ऐब छुपाता रखता है और हमें हासिल पर शुक्र और ला हासिल पर सब्र की जो आदत है ये अपनानी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी इत्मीनान से गुजर सके। वरना हमारे में जिस ज़िंदगी में सुकून जाता ही जा रहा है, जिस तरह के माहौल हमारे आसपास पैदा हुआ है, तो जनाब इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। इसी पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं ऐसे समाजी और बायोलॉजिकल डिजीज के हवाले से जो न सिर्फ मौजूदा नस्ल को बल्कि आने वाली नस्लों को भी संगीन खतरात का सामना करना पड़ सकता है इस वजह से। और वो मसला है कज़न मैरिजेस का। हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि कज़न मैरिजेस ना सिर्फ समाजी मसला और चपकलिशों की वजह बनती जा रही है बल्कि संगीन मौरूसी बीमारियों की भी ये वजह बनती जा रही है। और पाकिस्तान में खानदान में यहाँ पर कजन्स के दरमियान शादियां आम ही नहीं बल्कि तरजीहात की बुनियाद पर की जाती है। और यही वजह है कि मुल्क में जिन्याती बीमारियों की शरह बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और एदादो शुमार के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में 65 से 75% शादियां खानदान में की जाती हैं, जिनमें से 80% शादियां फर्स्ट कजन्स में होती हैं। और जिनमें जोड़ों में दोनों अफराद की एक एक जीन्स में अगर नुक्स हो तो मर्ज पैदा होने वाले बच्चों में मुंतकिल होना यकीनी हो जाता है। और मौरूसी बीमारियों में पाकिस्तान में सबसे आम जो है वो थैलेसीमिया है। और पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग थैलेसीमिया माइनर के कैरियर हैं, जो बजाते खुद तो बीमारी नहीं है, मगर ऐसे कैरियर की अगर शादी किसी और थैलेसीमिक माइनर से हो जाए तो हर हमल में 25% चांस होगा कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा हो सकता है। और इसके अलावा इनमें हेमोफीलिया जैसी खून की बीमारियां भी मौजूद होती हैं। और इसी तरह न्यूरोलॉजिकल बीमारियां और डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स भी हैं जो जिन्याती तौर पर खानदानों में मौजूद होते हैं और अगली नस्लों में मुंतकिल होते जाते हैं। तो खानदान में मुसलसल शादियों से बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां मुंतकिल हो सकती हैं और इससे कैसे हमने बचना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया अशरफ हैं, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर फौजिया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि रिसेंटली आपको जो है अवार्ड मिला है गवर्नर पंजाब की तरफ से। कैसी फीलिंग है? फिर उसके बाद हम लोग अगले अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। मैं जिस तरह भी आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जो आपको हासिल है उस पर शुक्र अदा करें, तो मैं तो अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये इज्जत भी दी। और हम कोरोना की पहली वेव से लेके 5वीं लेयर जो आई, हमारी लहर आई, उसको भी सर्वाइव करके अपने प्यारों के साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेहतमंद हैं। तो मैं तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और आपके चैनल के तवज्जुह से बाकी अवाम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, जिसकी वजह से पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने बड़ी सक्सेसफुली ओमिक्रॉन को भी गुजार दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी जैसे हम लोगों ने बात करनी है कि जेनेटिकल डिजीज जो है उसके बारे में, और एक जो जर्मन प्रोफेसर है उसकी भी रिपोर्ट सामने आई थी कि जो हम लोग कजन्स मैरिजेस करते हैं उसकी वजह से जो नकाइस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर्स हैं, वो हमारी औलाद में मुंतकिल होते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, ये हमें आप बताइए। जी मुनीबा, आप देखें कि दुनिया में वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन पीपल आर दोज जिनके अंदर इंटर फैमिली मैरिजेस होती हैं। बिल्कुल ठीक है, जो फर्स्ट कज़न मैरिजेस होती हैं और उसमें जो तनासुब है 1 in 3 है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का। अच्छा, इसकी वजह क्या है? हमारी अवेयरनेस, हमारी कौम को इस चीज़ से भी अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। जो जिस अब आज आपने जो टॉपिक चुना है ये वाला, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे देखिए, अगर आप जिस भी आपने जर्मन साइंटिस्ट का कहा वो तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन देयर आर सम कंट्रीज जैसे मिडल ईस्ट है, एशिया है, ठीक है, अफ्रीका है, यहाँ पर कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। ये फर्स्ट कज़न मैरिजेस हो या सेकंड कज़न मैरिजेस हो।
अब इसमें जिस आपने तो इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ बता दिया हाँ। कि दोनों पेरेंट्स में अगर जीन्स ऐसे हों जिसे रिसेसिव कहते हैं, रिसेसिव उसमें कहते हैं जिसमें आपको कोई ओवर्ट डिजीज़ नहीं होती, ठीक है। जैसे नॉर्मल पेरेंट्स हैं लेकिन दोनों के अंदर यूजुअली होते हैं 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, ओके। ठीक है। उनमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं और अच्छा। एक जो होता है जो जेंडर को डिस्क्राइब करता है। अब जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ हैं ख़ास तौर पे वो होती हैं जो आगे जेनेटिक्स में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आगे नेक्स्ट जनरेशन में हो सकते हैं। अगर दोनों फर्स्ट कज़न्स जो हैं उनकी मैरिज हो जाती है, आपको पता है हमारे मुल्क में हमारी जो ख़ास तौर पे एशिया में 2-3 चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी जायदाद ख़ानदान के अंदर रह जाए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सेम रहे, कल्चरल वैल्यूज़ एक जैसी होती हैं, उठना बैठना, और ख़ास तौर पर ये कहते हैं कि शायद हमें पता है कि बच्चा या बच्ची जो है जानी पहचानी है और इसमें हम मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। अब उसका आगे कैसे इफ़ेक्ट हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन डॉक्टर फौजिया बहुत से लोग हैं अभी भी इसको नहीं मानते कि कज़न मैरिजेस के थ्रू बहुत सारे डिसऑर्डर जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आप हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती हैं कि कज़न मैरिज ठीक है या नहीं ठीक है, इस पे कमेंट करें आप। देखिए, आपको मैं बताऊं, सबसे पहले तो 93% जो है उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं आता। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो 7% बाकी रह जाता है उसमें शरह है 0.5 से लेकर 7% तक, और वो भी फिर कुछ कम नहीं रहती। एक जान भी उस तक की पैदा हो जाए तो वो पूरी आपकी सोसाइटी को बर्डन भी होता है, उस ख़ानदान पे भी होता है, मुआशरे पे भी होता है, ठीक है। उन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान पैदा हो जाता है। एज अ मेडिकल जेनेटिसिस्ट मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एक हैं प्रोफेसर एमराइटस हैं, अच्छा। इसी चीज़ के, जिन्होंने इस पे एट लेंथ स्टडी की कितने डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ओके, ठीक है। इसमें उन्होंने यही देखा कि बहुत आपको एक्सटेंसिवली लोगों को डराने की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस ज़रूर कराएं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इन दैट एरिया ऑफ द कंट्री, जिस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, आप देखें कुछ नॉर्दर्न एरियाज में कुछ डिजीजेज हैं जिसमें कान यानी बहरापन बहुत ज़्यादा भी आ जाता है, पूरी फैमिलीज अफेक्टेड हैं। अब वो ये देखती हैं, कहती हैं कि हमारा सोशल हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे अपने इलाके का प्रेशर है, अच्छा। हमारा दीन ये कहता है। दीन आपको ये नहीं कहता, दीन तो ये अल्लाह ताला, आप देखें कुरान पाक हमारे लिए सबसे बड़ी गाइड है। कुरान पाक में क्या, आप अपने निशानियां हैं अकल रखने वालों के लिए, ठीक है। आप तहकीक करें, साइंसी तहकीक से फ़ायदा उठाएं। आप ऐसी फैमिलीज जिनमें वाकई इस तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह देखें थैलेसीमिया आपने जिक्र किया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी मैडम जो हैं वज़ीर सेहत, इन्होंने इसके लिए थैलेसीमिया मदर एंड चाइल्ड के लिए भी बहुत काम किया है, पूरा एक इंस्टीट्यूट बना दिया है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और इसके अलावा आप देखेंगे डाउन सिंड्रोम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया है, और इसके अलावा आप ये सेरेब्रल पाल्सी है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं। तो उसके लिए आपको मैं एज अ मेडिकल एक्सपर्ट आपको ये कहूँगी कि हमें अपनी आवाम को बताने की ज़रूरत है कि जहाँ कज़न मैरिज कराएं वहाँ पे आप जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूर करा लें। थैलेसीमिया तो इंक्लूड कर लिया है, हुकूमत ने कर लिया है। इसी तरह मार्च 2020 में पंजाब गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी जो है, वो यूनिवर्सिटी का उसको स्टेटस मिल गया है। वहाँ पे डीन जो है मेरे बहुत ही इज़ अ वेरी गुड ब्रदर ऑफ माइन, प्रोफेसर मसूद सादिक हैं। उन्होंने इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया कि यहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग भी शुरू की है। डॉक्टर हुमा चीमा अरशद चीमा हैं, वो यहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग करवाती हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट अभी शुरू नहीं हुए। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। मैंने अपने बल्कि एक पाइपलाइन में है, अपने स्पेशलाइज हेल्थ केयर को मैंने एक प्रोजेक्ट भेजा है कि हमें इजाज़त दें कि हम उस तरह की रिसर्च करके यहाँ पे उस तरह के टेस्ट शुरू कर सकें, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स की अभी कमी है। यहाँ पे आप बेसिक साइंसेज में PhD काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन आफ्टर डूइंग मेडिसन MBBS के बाद PhDs बहुत कम है, बिल्कुल, खास तौर पे पैथोलॉजी। या फिर अगर है तो वो लोग बाहर चले जाते हैं सर्विसेज देने के लिए, पाकिस्तान में नहीं। एग्जैक्टली, ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है पाकिस्तान में। मुझे बताइए, जो सारे डिसऑर्डर्स मैंने भी जो बताए, जो आपने भी बताए हैं, जो कज़न मैरिजेस के बाद मुंतकिल होते हैं, क्या ये नस्ल दर नस्ल जब शादियां हो रही होती हैं खानदान में तब ये मुंतकिल होते हैं, या एक शादी भी जो कज़न मैरिज होती है वो भी बच्चों को मुतासर कर सकती है? नहीं भाई, इसमें जिस पेरेंट, अगर दोनों पेरेंट्स में एक रिसेसिव जीन है, ठीक है, जो उनमें तो कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन जब उनकी अगर बच्चे, तो 1 in 4 चांस है कि जो उनकी औलाद होगी उनमें से
किसी एक को वो बीमारी की सूरत में आ सकता है। अच्छा। जब दोनों रिसेसिव जीन्स एक बच्चे में आ जाएंगे तो वहाँ पे फिर मैनिफेस्ट हो जाती है वो डिजीज़। ठीक है, अगर जो ऑटोसोमल रिसेसिव ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं ये वाली जो कि छुपी होती हैं, लेकिन अगर ऐसी कज़न मैरिजेस हो जाएं जहाँ पे दोनों रिसेसिव जीन्स एक बच्चे में आ जाएं तो उस बच्चे में फिर वो बीमारी बन जाती है। ठीक है, और इसके लिए तो हम यही एडवाइस करते हैं कि आप जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। ठीक है। अगर एक फैमिली में रन करता है तो ये इस पर बिल्कुल डिटेल्ड क्लिनिकल हिस्ट्री लें, उसमें फैक्ट्स इकट्ठे करें। और इसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से और आवाम से कि अपनी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अपनी किसी इन्फॉर्मेशन को हाइड ना करें। ये सोचिए कि जी बस डॉक्टर कहते कि हाँ हो जाए कर लें आप, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लॉन्गर टर्म में देखें जो आपकी औलाद होगी, जाहिर है शादी का एक मकसद ये होता है कि आप औलाद हो। देखें, अगर खुदा न खास्ता ऐसा बच्चा पैदा हो गया जो कि जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड है और वो एक तो सोशियो इकोनॉमिक बर्डन पेरेंट्स के लिए, उसकी एजुकेशन नहीं होगी, माँ बाप यही सारी उम्र सोचते रहते हैं कि हमारे जाने के बाद उस बच्चे का क्या बनेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप जेनेटिक टेस्टिंग करवाएं, काउंसलिंग करवाएं और प्री नेटल टेस्टिंग कराएं। पैदाइश से पहले, ठीक है, हमल के दौरान और उस प्रेगनेंसी के दौरान जो काफ़ी नॉर्मल टेस्ट तो ज़रूर कराएं। अच्छा। अल्ट्रासाउंड कराएं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो न्यूरोनल डिसऑर्डर्स जैसे आपने बताया बिल्कुल ऐसे होता है, स्पाइना बाइफिडा भी हो जाता है। कई पेरेंट्स में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये मौरूसी बीमारियों में, जिसमें खून क्लोजली रिलेटेड रिलेटिव्स में शादियाँ होती हैं, उनमें ये वाली हो जाते हैं और वो अल्ट्रासाउंड पे भी डिटेक्ट हो जाते हैं। मतलब अगर शादी से पहले या बच्चा होने से पहले अगर टेस्ट करवा लिए जाएं तो ये पता चल सकता है कि बच्चे में कौन कौन से मुंतकिल हो रही हैं, बच्चा किस तरह मुतासर हो रहा है। डेफिनेटली पता चल जाता है। अब उसमें फिर पेरेंट्स को बता देते हैं डॉक्टर कि आपकी कितने चांसेस हैं कि कितनी डिसेबिलिटी होगी बच्चे में। अच्छा। उसमें अल्ट्रासाउंड पे भी कुछ पता चल जाता है। कुछ होता है कि इसमें आपको विलस सैम्पलिंग करनी पड़ती है, वो पैदाइश से पहले, वो जो मतलब उसको CMV कहते हैं, उसमें सैम्पलिंग बायोप्सी लेते हैं, उसमें भी पता चल जाता है कि कितनी हद तक कितनी सीवियर डिजीज़ है। और अगर उसमें फिर पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं कि आप इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं या यू वांट टू डिसाइड अदरवाइज, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे पहले अगर आप काउंसलिंग कर लें एक्सट्रीम स्टेप पे जाने से पहले, तो दैट वुड बी एडवाइजेबल। और शादी से पहले लड़का लड़की को टेस्ट कराना चाहिए। जेनेटिक काउंसलिंग वही मैं हाँ जी यही मैंने अर्ज किया को कराना चाहिए। हर सूरत में नहीं, मतलब ये कि जहाँ पे आपकी एक नज़र आ रहा है, पैटर्न नज़र आ रहा है कि फैमिली में, जिसमें मैंने आपको बताया रन कर रही है, एक चीज़ रन कर रही है। हाँ। तो वहाँ पे अब जिस 30,000 टेस्ट उन्होंने किए हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और उन्हें यही ज़्यादातर टेस्ट बाहर करवाते हैं ये लोग। अब मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ पे हुकूमत पंजाब हमें सपोर्ट करे और हम यहाँ पे करें। मैं हूँ, मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो MPhil जिन्होंने किया हुआ है, स्पेशलाइज हेल्थ केयर ने मुझे हेल्प की और हमें कुछ बच्चे ऐसे दिए हैं जो MPhil थे और यहाँ पे कोविड को टैकल करने के लिए। आई सी अ लॉट ऑफ टैलेंट इन दोज चिल्ड्रन। तो मैं तो चाहती हूँ कि अगर हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो हम यहाँ पे अपने टेस्ट खुद शुरू कर सकते हैं। और थैलेसीमिया हो जाए, डाउन सिंड्रोम हो जाए और दूसरी हेयरिंग एंड अदर विजुअल जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट हो सकती है। ये काबिल इलाज है ये वाली बीमारियाँ जो कज़न मैरिजेस के बाद बच्चों में मुंतकिल होती हैं? बिल्कुल। वो एक मैं डॉक्टर हुमा अरशद चीमा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड जो वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम करती रही हैं और वो जेनेटिक टेस्टिंग भी एडवाइस करती थी। अच्छा। तो बिल्कुल अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो इसका इलाज हो भी सकता है, और अगर नामुमकिन हो कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ हो, पता है कि बच्चा आगे सर्वाइव नहीं कर सकता, तो अकॉर्डिंगली उस माँ बाप को बता दिया जाता है। ठीक है। तो आप क्या कहेंगी कि मतलब इस हवाले से और हमें क्या क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, हिफाजती तदाबीर किस तरह हम कर सकते हैं इस हवाले से? मुनीबा, मैं तो यही कहूँगी कि एक तो हम यहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग शुरू करें, खुद करें। नंबर 2, हम बीइंग मुस्लिम्स एंड अ मुस्लिम कंट्री, यहाँ पे हमारे जो उलमा इकराम हैं, मजहबी स्कॉलर्स जो हैं, वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। कई लोग जो हैं वो अपने बहुत नैरो थिंकिंग होती है उनकी कि जी हम शायद ये जाएंगे तो इस्लाम के खिलाफ अभी भी ये माइंडसेट रखते हैं बहुत से लोग, पढ़े लिखे लोग भी ये रखते हैं। तो आप, मैं कहती हूँ आप साइंस की रोशनी में अपने जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनसे मशवरा करें, जो मशवरा वो देते हैं उस पर अमल भी करें।
और ताकि जो आपकी औलाद है वो आगे सेहतमंद हो। हाँ। जितनी सेहतमंद औलाद होगी, पढ़ी लिखी औलाद होगी, उतनी ही हमारी नेशन जो है तरक्की करेगी। और मुझे ये भी बता दें डॉक्टर फोजिया कि ये जो जेनेटिकल डिजीज़ है ये एक ही बच्चे में मुंतकिल होंगी या सारे बच्चों में भी हो सकती हैं, इसके चांसेस? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दोनों माँ बाप कैरियर्स हैं, हाँ। कैरियर मीन कि उनके अंदर एक ऐसा जीन है Exactly. जो डिजीज़ कॉज कर सकता है, हाँ। लेकिन दूसरा जीन नॉर्मल है। ठीक अब है। दोनों माँ बाप से वो जो रिसेसिव जीन अगर आ जाता है औलाद में, और 4 बच्चे अगर हैं, उनमें से एक चांस है कि एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, ओके जिसमें दोनों नॉर्मल जीन आएंगे, ओके और 2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनमें अपने पेरेंट्स की तरह कैरियर्स होंगे, ओके एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल जीन। ठीक है, और जो चौथा बच्चा है उसमें ये चांस है कि दोनों रिसेसिव जीन्स जो एबनॉर्मल जीन्स हैं वो एक बच्चे में आ जाएं और वो आके मैनिफेस्ट कर देंगे, उसमें अवर्ट डिजीज होगी। ओके मतलब ये- वो मेजर हो सकता वो है। मेजर हो सकता है। बिल्कुल। तो ये इस तरह के भी पैटर्न बिल्कुल, हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर फोजिया अशरफ हमारे साथ मौजूद थी, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फोजिया बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने हमारे साथ गुफ्तगू की है। और कज़न मैरिजेस के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि उसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब हमने कुछ बात करनी है बदलते ज़माने के, बदलते तकाज़ों के हवाले से। तो ये डिजिटलाइजेशन का दौर है और दुनिया टेक्नोलॉजी की तरक्की में बहुत आगे निकल चुकी है और दुनिया भर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर काम भी हो रहा है। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो अब ये कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। और पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के हवाले से एक बूस्ट देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर कोरोना वबा के दौरान हमने देखा कि फ्रीलांसिंग, आईटी और ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है उसको खासा फ़रोग मिला है और फ्रीलांसिंग की दुनिया में पाकिस्तान चौथे नंबर पर इस वक्त पहुंच चुका है। और माजी में इस इंडस्ट्री की तरक्की की राह में कई रुकावटें हायल थी, जिनकी वजह से ये इतनी तेज़ी के साथ ग्रो नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब इन रुकावटों को ख़त्म किया जा रहा है। और रवा हफ्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौमी ई कॉमर्स पोर्टल का भी इफ्तिताह कर दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स की आमदनी पर से टैक्स खत्म करने का भी ऐलान किया है। और गुज़श्ता हफ्ते दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बानी भी पाकिस्तान में आए हुए थे। अमेज़ॉन भी पाकिस्तान में बिजनेस शुरू कर चुका है। तो ये सारे जो इक़दामात हैं ये डिजिटल दुनिया में पाकिस्तान के मकाम को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, फ्रीलांसर्स को दी जाने वाली टैक्स छूट क्या असरात मुरतब करेगी, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं साकिब अज़हर। साकिब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। साकिब, जैसे मैं बात कर रही थी कि वज़ीर आज़म ने फ्रीलांसर्स के हवाले से उनके टैक्स में उनके ख़त्म करने का उसका ऐलान किया है। दूसरा आईटी के शोबे में भी जो रुकावटें हायल थी उनको भी कम करने का कहा गया है। तो इससे क्या मुराद है, थोड़ा सा एलेबोरेट करें जो हमारे देखने वाले हैं उनको पता चले कि क्या है इसके पीछे जो मसले थे। और दूसरा ये जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं इनको इस चीज़ से कितना फ़ायदा होने वाला है? जी ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट 10 लाख से भी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। ठीक है। और ये रैपिडली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैज़ अनाउंस्ड कि जो फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में उनके लिए ज़ीरो टैक्स होगा। इससे क्या मतलब है कि पहले क्या होता था और अब क्या है। हाँ। पहले ये होता था कि जो फ्रीलांसर्स थे जो कि नॉन फाइलर्स हैं, जो FBR से रजिस्टर्ड नहीं है, वो 2% टैक्स देते थे अपनी इनकम पे। और जो फाइलर थे वो 1% टैक्स देते थे। ठीक है। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि जो लोग रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स होंगे वो कोई टैक्स नहीं देंगे, मतलब जीरो, लाइक जो दिल आए वो करो। और ये कि अब लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि मैं रजिस्टर्ड कैसे हूँ, एग्जैक्टली। रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स का मतलब क्या है? हाँ। रजिस्टर फ्रीलांसर्स का ये मतलब है कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की एक वेबसाइट है जिस पे आपने जाके एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर्ड करना है अपने आप को, अपना NTN देंगे, अपनी डिटेल्स देंगे और अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारी वहाँ फैसिलिटेशन देगी, विच मीन्स कि आपकी टैक्स फाइलिंग जो है वो एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन के साथ ज़ीरो टैक्स होंगे एंड ऑल दिस। सो जो कि
लोग इस चीज़ में अब जैसे वो घबराए हुए हैं, जैसे हम क्योंकि फ्रीलांसर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पहले कहते थे जी कि ज़ीरो टैक्स होना चाहिए। जब ज़ीरो टैक्स हुआ अब कहते हैं ये ट्रैप है, ये बात अच्छा। ना लग जाए तो ठीक वो लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये है कि ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है, क्योंकि किसी भी आपने इंडस्ट्री को उठाना है अगर, तो उसको ईज़ ऑफ बिज़नेस करना पड़ेगा। और ये इससे ईज़ ऑफ बिज़नेस क्या है कि 0% टैक्स, मतलब कोई टैक्स जितने ही भी नहीं। पैसे आपकी जेब में आ रहे हैं वो आपके हैं। आपके ही हैं, हाँ, किसी को आपको देने नहीं पड़ेंगे। absolutely। हाँ, तो कितना जरूरी है रजिस्टर कराना पाकिस्तान में? मतलब ऑब्वियसली कि आपको छूट दी जा रही है हाँ, उसमें कि कोई exactly। टैक्स है ही नहीं। अब पहले तो नॉन फाइलर के लिए 2% था, फाइलर के लिए 1% था, तो अब है ही नहीं। बेसिकली आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो वो आप करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं रजिस्टर्ड होंगे तो वही रहेगा वही जो 2% जो है वो देना पड़ेगा टैक्स। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर कि जी आपको होना है रजिस्टर्ड तो आप बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। आप फिर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन अगर रजिस्टर्ड होंगे तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिए जाएंगे। और आपके लिए बहुत अच्छा है, ये इनिशिएटिव लिया गया है और जो चल रहा है दुनिया के साथ हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। Exactly। दूसरा, हुकूमत ने ई कॉमर्स जो है पोर्टल का भी इफ्तिताह किया है, मुझे वो भी बताइएगा और देखने वालों को भी कि इस पोर्टल से किस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिल सकती हैं। जी, इसका नाम है ई तजारत पोर्टल। है। बेसिकली अब ई तजारत पोर्टल में बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया, जिसमें आपको एक ऐसा पोर्टल दे दिया गया जहाँ पे फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स के लिए लोगों को जो भी अभी जैसे अगर किसी ने फ्रीलांसिंग करनी है, ई कॉमर्स करनी है, उसको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे एफबीआर की ज़रूरत है, स्टेट बैंक की ज़रूरत है, एससीसीपी की ज़रूरत है, कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दिस एंड सो ऑनवर्ड। तो सारा कुछ उसको एक पोर्टल पे ले आया। अच्छा। कि आप ना के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के पास जाएं, आप एक पोर्टल पे जाएं और सारा कुछ वहीं से ही आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बैंक अकाउंट्स फ्रीलांसर्स के लिए कौन से रजिस्टर्ड हैं, कंपनी कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपने आप को फ्रीलांसर्स कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, स्टेट बैंक की ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर चीज़ें एंड ऑल दिस, वो सारी चीज़ें, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा। पाकिस्तान में अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है या कोई आप चीज़ देख रहे हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट लोगों की वहाँ पे इंफॉर्मेशन है। अच्छा। गवर्नमेंट ने फ्री कोर्सेज भी ई कॉमर्स के, फ्रीलांसिंग के वहाँ पे डाले हैं ताकि लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो वहाँ भी जाकर पब्लिकली उस पोर्टल के थ्रू ये सारी अच्छा। चीज़ें देख सकते हैं। और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स हैं एंड बहुत सारी और इंफॉर्मेशन के जी उनकी सर्विस प्रोवाइडर्स के आपने अगर सर्टेन इंफॉर्मेशन लेनी है तो अप्रूव प्रोवाइडर्स कौन से, तो ये सारी चीज़ें उस पोर्टल में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसमें लाइव इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने फ्रीलांसर्स हैं, ई कॉमर्स की मार्केट साइज क्या है, जैसे अभी $4 बिलियन है। तो गवर्नमेंट अब ये चीज़ें रिपोर्ट कर रही है। पहले ये आर्टिकल्स और ब्लॉग्स की सूरत में था, बट अब ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि अब हमारा साइज़ ये है, ये ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि एटलीस्ट एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया कि एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में सोचा गया जो कि एक पाकिस्तान में रैपिडली ग्रो कर रही है और डॉलर्स लेकर आ रही है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। तो ये अब ऑब्वियसली फाइनली इट हैज़ बीन थॉट अबाउट। तो मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि इस पोर्टल में अगर किसी नौजवान ने ई कॉमर्स के हवाले से अगर इसमें आना है, ई कॉमर्स फील्ड में, तो वो उधर वीडियोस देख सकता है, वहाँ से सीख सकता है कि किस तरह करना है। एग्जैक्टली मतलब वो अगर बगैर किसी भी पैसे से, बगैर किसी पैसे के उन्होंने ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन डाली है जिसमें आप वीडियोस देख सकते हैं कि आप कैसे अगर फ्रीलांसर बनना है क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स करनी है क्या कर सकते हैं, और बहुत सारी और चीज़ें मतलब जो कि एक फ्रीलांसर को चाहिए टू अंडरस्टैंड। बट ऑब्वियसली दीज आर वीडियोस, इसमें कोई मेंटोरशिप और सपोर्ट तो नहीं है। अगर क्वेश्चंस आते हैं देन देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, बट फॉर नाउ it's a free videos available going to be into this portal, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उर्दू ज़बान में ये चीज़ों को ऐड किया गया है। अच्छा, इजी किया गया है सबके लिए कि वो सारी टारगेट ऑडियंस हो, सिर्फ स्पेसिफिक ना हो किसी ऑडियंस के लिए। मुझे बताइए फंडिंग की ज़रूरत कितनी पड़ती है अगर किसी ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना होता है? आई मिस दिस एक्चुअली, ये भी एक फंक्शनैलिटी है उसमें कि अगर आपको स्टार्टअप के लिए कोई फंड्स चाहिए, कोई आपके पास बिजनेस प्लान है, that VC funds has also been allocated against that as well. तो आप इस पोर्टल पे आके वो अपना proposed
प्लान भी दे सकते हैं ओके। और ये चीज़ों को आप आगे लेके जा सकते हैं। एक तो ये कि ये एक गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन है। दूसरा ये कि बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं पाकिस्तान में जहाँ पर आप अपने प्रपोज्ड प्लान को लेकर एक फंडिंग कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। जैसे फॉर इंस्टेंट ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स विच आई रिप्रेजेंट, जिसमें इस वक्त 11-12 लाख लोग हैं। अब बस उस 11-12 लाख लोगों में लाखों इन्वेस्टर्स भी हैं। अब वो लाखों इन्वेस्टर्स ओवरसीज भी हैं, दुनिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं। लोगों के पास इतना पैसा है कि उनको पता नहीं है कि लगाना कहाँ है। अब ये कि आपके पास बिजनेस प्लान्स होना चाहिए, तो बिजनेस प्लान्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है एंड ऑल दिस, वो उसके बारे में आपको सीखना होगा कि क्या आपने प्लान पेश करने हैं इन ऑर्डर टू गेट द फंड्स फ्रॉम दीज इन्वेस्टर्स। तो वो प्लेटफॉर्म्स तो तैयार किए, गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट कर रही है, प्राइवेट कंपनीज भी अब कर रही हैं। तो आपने ये अब नहीं आप कह सकते कि जी मेरे पास स्किल है और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं फारिग बैठूं। आपके पास स्किल्स हैं तो आपने उस स्किल्स को लेकर प्रेजेंटेशन को इस तरह से डेवलप करना है कि द पर्सन हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इनटू दिस पर्सन, ड्राइव फ्रॉम नंबर्स which is like a profit and loss balance sheet rather than saying कि जी मेरे पास ये skills हैं and I can run your business, which won't be the case. लेकिन किस तरह के आइडिया ज़्यादा पसंद किए जाते हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है इस इंडस्ट्री में? देखें पाकिस्तान में तो और दुनिया में हम देख रहे हैं कि the people are going towards IT these days, एक बूम है IT का। तो डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़, स्टार्टअप कल्चर्स हैं, आप कोई एजेंसीज बना सकते हैं, कोई प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ हैं वो आप कर सकते हैं, ई कॉमर्स के आइडियाज़ हैं वो आप पेश कर सकते हैं कि किस तरह से मैं आपके बिजनेस को और आपके ब्रांड को डेवलप कर सकता हूँ दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, रादर दैन कि जी हम दुनिया का ही ब्रांड सेल करते रहें। और मतलब अगर आपने डिफरेंट टाइप्स की कोई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। पाकिस्तान में उस दिन मैं एक पेशावर में एक जगह पे गया, वो एक बच्चे ने खुद से एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाई हुई है और किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये किस तरह के आपके पास आइडियाज़ हैं कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स को लेकर आना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें, मतलब पाकिस्तान में इट्स अ ह्यूज टैलेंट बट एक्चुअली इट्स नॉट बीन पॉलिश्ड बाय डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स येट। बट अब क्योंकि प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं तो उनको यूज़ करके आप दुनिया के सामने कहीं से बैठ कर आ सकते हैं। लेकिन मुझे साकिब ये पता है कि बहुत से लोग कामयाब भी होते हैं लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग नाकाम भी होते हैं। इस फील्ड में आते हैं, काम करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। कहाँ पर लैग कर रहे होते हैं, किस चीज़ की कमी होती है, रिसर्च नहीं वो करके आए होते, मार्केट में क्या चीज़ ज़्यादा डिमांड है उसके ऊपर उन्हें नहीं पता होता, कहाँ पर लैग कर रहे होते हैं? लैग तो एक उनका विजन भी होता है। एक विजन ये होता है कि जिसने सारी ज़िंदगी बिजनेस नहीं किया, सारी ज़िंदगी काम नहीं किया, वो एक जॉब जब कर रहा है तो उसके लिए ये चेंज है और एक पेशेंस लेवल चाहिए। अब जैसे अगर मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ पे आते हुए मुझे बहुत सारे रेड सिग्नल्स मिले हैं। अब मैंने उन रेड सिग्नल्स पे खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं वहीं पे खड़ा ही रहता तो मैं रेड सिग्नल्स पे ही रहता, लेकिन रेड के बाद ग्रीन आया और मैंने मूव ऑन किया। कभी ऐसा नहीं होगा लाइफ में कि आप बाहर निकले हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो सारे सिग्नल्स ही ग्रीन है, ऐसा नहीं हो सकता। तो लोगों को ये देखना होगा कि मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे और वो चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आपने मूव ऑन करते जाना है। तो ये लोग गिव अप बहुत जल्दी कर लेते हैं। कोई बच्चा 2 महीनों में कामयाब है, कोई साल में कामयाब है। हर बंदे की टाइमलाइन तो अलग है। ये नहीं है कि आप ये कहें जी कि अगर वो कामयाब है तो मैं क्यों नहीं अभी कामयाब, क्योंकि आपकी अभी टाइमलाइन नहीं आई। तो आपने कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है कि लगे रहना है, डटे रहना है और ऐसे लोगों के साथ अटैच रहना है जो कि मैं समझता हूँ कि आपके अगर 2 हाथ हैं तो आपकी अगर कामयाबी है तो आपने एक हाथ सीनियर का पकड़ना है और एक हाथ जूनियर का पकड़ना है, उसकी हेल्प भी करनी है। ठीक है। और इधर से हेल्प लेनी है, ना कि सिर्फ दोनों हाथों से ही हेल्प लें और अपना ही सोचें। तो अगर ये माइंडसेट के साथ जाएंगे तो आई फील कि कामयाबी आपको जल्दी मिलेगी। लेकिन साकिब मुझे ये भी बता दें कि फ्रीलांसिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है या फिर हम अपनी सर्विसेज को भी सेल आउट कर सकते हैं, और कौन कौन से सर्विसेज को हम जो है वो बेच सकते हैं? देखें फ्रीलांसिंग में इट्स सच अ वास्ट फील्ड कि आप के लिए आपको सीखने के लिए ऑब्वियसली किसी न किसी मेंटोर एंड लोगों की ज़रूरत तो है, लेकिन इसमें अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते, अपने स्किल्स बेचना चाहते हैं, सर्विसेज बेचना चाहते हैं सीख कर, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लाइक आप इस वक्त ई कॉमर्स का ऑब्वियसली क्योंकि रुझान है, हाँ जी। वो चीज़ों में आप सीख सकते हैं कि मैं दुनिया में कैसे लोगों की प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता हूँ। हर की कोई सेल नहीं कर सकता, कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है उसके बारे में एनालिसिस कर सकता हूँ।
कौन सी प्रोडक्ट को कहाँ से सोर्स करना है, प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे होने चाहिए, वो मैं चीज़ों को कर सकता हूँ। किस दुनिया की किस मार्केट प्लेस में सेल कर सकता हूँ, मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज, तो किस मार्केट प्लेस पे क्या बिकता है, ये सारी चीज़ें सीखें। और इज़ लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर थिंग्स। कोई कंटेंट राइटिंग में अच्छा है, कोई एसईओ में अच्छा है, कोई डिज़ाइनिंग में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई प्रेजेंटेशन में अच्छा है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि इन चीज़ों को आप सेल कैसे कर सकते हैं स्किल के साथ, ना कि आप सिर्फ यही समझें कि जी मतलब अगर किसी को पता है तो वो अपनी दुनिया में ना रहे। दुनिया बहुत बड़ी वास्ट हो गई है, एंड देन योर स्किल्स कैन गो रियली बियॉन्ड द बॉर्डर्स। और साकिब, बहुत से जो फ्रीलांसर्स हैं वो पेपाल के हवाले से भी बहुत शिकायत करते हैं कि हमें पेमेंट का बहुत मसला होता है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से भी कोई अच्छी न्यूज़ हमें मिल जाएगी? जी, गवर्नमेंट is looking into it. As per my conversation with them, they are very optimistic. Okay. We are working on it. Obviously, it's a good statement, but we wish to have this approved as soon as possible. बट आप इमेजिन करें कि पेपाल होते हुए ना होते हुए हम ये कर चुके हैं, exactly. तो जब होगा तो वो क्या होगा? तो बिकॉज इट्स quite a big barrier in order to receive payments from international clients and all those. तो ये चैलेंज तो हमारे लोगों को ज़रूर आता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने मूव ऑन करते जाना है तो हम डिफरेंट वर्क अराउंड्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। बट गवर्नमेंट इज़ डूइंग व्हाट दे आर डूइंग देयर बेस्ट इन देयर कैपेसिटी फॉर नाउ। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। साकिब अजहर हमारे साथ मौजूद है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। साकिब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के वाले से हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं और नया भी बहुत कुछ आ चुका है इस इंडस्ट्री में। तो अगर आप लोगों ने भी इस इंडस्ट्री में जंप इन करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साकिब ने हमारे साथ शेयर की हैं, उनको मद्देनजर रखिएगा। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर में एक मरतबा फिर आपसे खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है ये हमारा, आपको पता है, लाहौर की दुनिया, जिसमें हम सोने शहर लाहौर और उसके बासियों को दरपेश जो मसाइल है ना उसका जिक्र करते हैं और उनका हल ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। और लाहौर को आजकल सबसे बड़े मसले का सामना है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। शहर में पहले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इक्का दुक्के मंसूबे थे, जिनमें से मेट्रो बस सर्विस मंसूबा भी तबाहाली का शिकार हो चुका है। कुछ अर्सा पहले ही शहरियों को सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए बुज़दार हुकूमत में गज्जुमता से शादरा तक मेट्रो बस ट्रैक पर नई बसें चलाई गई, मगर 7 माह बाद ही जो नई बसें थी ना वो जवाब दे चुकी हैं। खराब होने वाली बसें गुज़श्ता 1 माह से ट्रैक पर नहीं आ सकी हैं और मैस ट्रांजिट अथॉरिटी अहकामात के मुताबिक हर बस को 2.25 मिनट बाद स्टॉप पर पहुंचना होता है, जो अब 3.5 मिनट बाद स्टॉप पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अरबों रुपए लागत से जो बनने वाले मंसूबे हैं ये क्यों तबाह होते जा रहे हैं? इतने फंड्स खर्च होने के बावजूद भी शहरी मयारी और सस्ती सफरी सहूलियात से क्यों महरूम है? क्या कर रही है हुकूमत? इस पे आज बात करेंगे। हमारे साथ जैनुल आबदीन मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जैन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैन, 7 माह हो चुके हैं मेट्रो बस को आए हुए। सितंबर में 7 बसेज आई थी और जिसमें से 7 तो अब खराब हैं, हमें नजर नहीं आ रही हैं, खराब पड़ी हुई है। क्या करना चाह रही है मैस ट्रांजिट अथॉरिटी? क्या हुकूमत हमें सहूलियात नहीं देगी? ये इस हुकूमत की खुशकिस्मती और बदकिस्मती है कि ये अवाम की खिदमत तो करना चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनसे होती नहीं है। ये साबिक हुकूमत ने जब ये 2013 में मेट्रो बस का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो तब इन्होंने ये शुरू की, टर्किश कंपनी की बसेस थी अल-बराक की, और तकरीबन वो 7 साल तक ट्रैक पर चलती रही। तो जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो इस हुकूमत ने ऐलान किया कि हम नई बसें चलाएंगे, इनसे अच्छी चलाएंगे। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और पिछली हुकूमत की निस्बत इस दफ़ा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कम पैसों पे था। तो हुकूमती खजाने को बचाया गया, लेकिन साथ में क्वालिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज कर लिया गया। एक तो इनके दौरे हुकूमत में मेट्रो बस ज़बूहाली का शिकार रही। 12 आपके प्रोग्राम्स में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं
के जो स्टेशन हैं वो तबाहाली का शिकार हैं। इसके अलावा जो बसेज हैं वो भी जब उनकी मियाद पूरी हो गई थी तो वो बसेस ट्रैक पर ही खराब होना शुरू हो गई थी। उस वक्त गर्मियों का मौसम था, लोगों को खासे मसाइल का सामना करना पड़ा। तो ये 27 अगस्त 2020 को मास ट्रांजिट अथॉरिटी और नई कंपनी विडा मीजा कंपनी है जो कि ये चाइनीज और टर्किश का एक ज्वाइंट वेंचर है, इनके दरमियान आपस में मुआहदा हुआ कि हम इस ट्रैक पर नई 64 बसें चलाएंगे। ये बात है 27 अगस्त 2020 की। उसके बाद 21 सितंबर 2021 को 64 नई बसें चलाई जाती हैं, यानी तकरीबन 1 साल और 20 दिन 21 दिन का फर्क है कि मुआहदे में और बसें चलाने में इस कदर टाइम लग गया इनको। तो इस दौरान हुकूमत बस ऐलानात करती रही कि हम नई बसें चला रहे हैं, हम नई बसें चला रहे हैं। बड़ा हुकूमत को तनकीद का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हुकूमत अपनी बात के ऊपर नहीं टस से मस नहीं हुई। फिर उन्होंने 1 साल और तकरीबन 20 दिन बाद ट्रैक पर नई बसें चला दी। वो भी तब नई बसें चलाई उस वक्त ये जो ड्राइवर्स थे उनका और मास ट्रांजिट अथॉरिटी का कुछ तनाज़ा चल रहा था, तो उन्होंने हड़ताल कर रखी थी और मेट्रो का ट्रैक बंद किया हुआ था। तो तब तकरीबन 11 दिन तक ये मेट्रो बस का ट्रैक बंद रहा। फिर उसके बाद नई ये विडा मीजा की बसें आ गई। एक तो ये बसें देखने में भी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन लोगों ने कहा चलें हो सकता है इसका क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन जब इन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया गजुमता से लेके शादरा तक, तो इनकी क्वालिटी सबके सामने खुल के आ गई कि अगर ये हुकूमत इस पे पैसे कम दे रही है तो कोई क्वालिटी भी इनको अच्छी नहीं मिल रही। यही वजह है कि सितंबर से लेके अभी तक, ये फरवरी चल रहा है, अभी तक 7 बसें मुकम्मल तौर पर खराब हो चुकी हैं। 64 बसों में से अब सिर्फ 57 बसों का स्क्वाड रह चुका है और बाकी जो बसेज हैं वो इन्होंने मेट्रो बस के डिपो पे खड़ी कर दी हैं, उनको ट्रैक पर ही नहीं लाया जा रहा, जिसकी वजह से एक तो ये बस डिपो में खड़ी करने से सबसे पहले तो स्क्वाड में कमी होती है, ये तो सीधा सीधा हिसाब नजर ही आता है। एक टाइम मेंशन है कि हर 2 से 2.5 मिनट बाद जो मेट्रो बस है वो स्टॉप पर पहुंचेगी। वो इस तरह से ये बसेस का जो रूट है वो मैनेज किया होता है कि वो उसी हिसाब से चलती रहती हैं और तकरीबन 57 मिनट से लेकर 63 मिनट के दरमियान जो ये 27 किलोमीटर का ट्रैक है इसको पूरा कर दिया जाता है। अब जब ये बसेस कम होना शुरू होंगी तो अल्टीमेटली स्टॉप पर पहुंचने में बसेस में भी तखीर होगी। अभी ये जो 2.5 मिनट का ड्यूरेशन था जिसमें एक बस ने एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे पहुंचना था, अब ये 4 से 5 मिनट में 4-5 मिनट तक चला गया। अब इस वक्त शहर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जिसको कामयाब समझा जाता है, वो मेट्रो बस का है। उसकी वजह यह है कि ऑरेंज ट्रेन आज तक अपनी जो मतलूबा मुसाफिरों की तादाद है वो उसको पूरा नहीं कर सकी। आज तक ऑरेंज ट्रेन में जो मुसाफिर हैं वो 87,000 से अब नहीं गए, हालांकि उनकी उसकी कैपेसिटी 2.5 लाख है। इसी तरह ये जो बस है इसकी कैपेसिटी 90,000 है, ये अपनी कैपेसिटी से बढ़ के 1.5 लाख मुसाफिरों को ट्रैवल करवा चुकी है। फिर लोग इससे यूज टू हैं। अब जब ये 2.5 मिनट का ड्यूरेशन 5 मिनट पे चला गया तो जो स्टेशंस हैं वहां पे मुसाफिरों की तादाद ज्यादा होना शुरू हो गई है। पहले ही हम देखते हैं कि बिजी आवर्स में ऑलरेडी लंबी लंबी कतारें लगी होती थी वहां पे स्टेशन में। मेट्रो बस एक ऐसी सर्विस है कि आप जब भी इसको देखें यहाँ पे इस बस में आपको तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी। और अब तो और ज्यादा लोग आते होंगे और लंबी लंबी कतारें अब मेट्रो बस के ऊपर और बर्डन पड़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक बस जो कि हम सपोज करते हैं कि वो गजुमता से निकली है और वो कलमा स्टेशन तक पहुंच गई है, वो तो ऑलरेडी फुल है और जो कलमा स्टेशन पे मुसाफिर खड़े हैं वो उसमें किस तरह सवार होंगे। तो अब जो उन स्टेशन पे लोग खड़े हैं उनको इंतजार करना पड़ता है अगली बस अगली बस अगली बस, यानी वही सफर जो इससे पहले वो 60 मिनट में कर लेते थे, अब उनको वो सफर तय करने के लिए 75 to 80 मिनट इंतजार करना पड़ रहा है। एक तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम सामने आ गई। दूसरा, अब इसको कानूनी नजर से देखा जाए तो कानून और जो MOU मुआहदे साइन किए गए हैं उसकी भी खिलाफवर्जी की जा रही है। जो ये पैसे पे किए जाते हैं पर किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से, जो टेंडर हुआ था जो जिसमें विडा मीजा कंपनी को टेंडर किया गया, बड़ी टेक्निकल सी बात है ये कि जो बस कितने मिनट में कितने किलोमीटर तय करेगी उसके मुताबिक पैसे दिए जाएंगे। अब ये किलोमीटर तो उतने ही तय कर रही है लेकिन इन्होंने टाइम ज्यादा गेन करना शुरू कर दिया, लेकिन पैसे
वही पुराने लिए जा रहे हैं। तो इट मींस इसमें भी एक इरेगुलरिटी आ गई कि सरकारी खजाने के ऊपर एक और बोझ डाला जा रहा है। एक आपने अगर जब इसका टेंडर दिया तो जो आपने उसमें पैसे बचाए, अब उसको आप किसी और एंगल से दोबारा उसी कंपनी को दिए जा रहे हैं, तो फिर आपकी उस बचत का क्या फायदा हुआ? तो एक ये इरेगुलरिटी है, दूसरा मुसाफिरों को मुश्किलात है। तीसरी चीज, अब जो मैंने वहां पे मेट्रो बस डिपो के ऊपर अपने जराए से चेक किया और फिर उसके बाद पीएमए के जो आला अफसरान है उन्होंने जाके चेक भी किया और अब ये निजी कंपनी को जुर्माना भी कर रहे हैं इस चीज पे कि उन्होंने ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो 7 बसें वहां पे खराब हो गई, खटारा हो गई, जिनको मेट्रो बस डिपो पे खड़ा कर दिया गया, उनके टायर्स, उनकी दीगर जो चीजें, जो बसेस का सामान अंदर लगा हुआ है, वो उतार के दूसरी बसों को लगाया जा रहा है, उनको बेहतर करने की बजाय ठीक नहीं करवाया जा रहा, उनको ठीक नहीं करवाया जा रहा। यानी अब जो बसेस ठीक होने के काबिल थी उसमें से स्टीयरिंग, गियर, उसके जो बॉक्सेस हैं, इसके अलावा जो टायर्स हैं और जो दीगर उसका सामान है, वो उतार के जिन दूसरी बसों में खराब हुआ वहां पे लगा दिया गया और उनको खटारा करके खड़ा कर दिया गया। अब वो वहां पे सिर्फ एक ढांचे बसेस के खड़े हैं, उनमें इंजन गायब हो चुके हैं, उनका सामान गायब हो चुका है। तो अब एक तरफ वो इरेगुलरिटी पर किलोमीटर पर मिनट वाली, दूसरी तरफ ये इरेगुलरिटी है कि 64 बसों का स्क्वाड चलाना था, 57 बसों का स्क्वाड लेकिन चलाया जा मुझे रहा। बताइए इसकी मेंटेनेंस का जिम्मेदार कौन है कि बसें अगर खराब हो जाएंगी, अब जैसे 7 बसें खराब हैं तो इनको कौन सही करवाएगा? ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, इससे पहले भी जब अलबेरा कंपनी के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इन बसों की हर तरह की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वही कॉन्ट्रैक्टर की होती है। ये अलबेरा कंपनी की तरफ से भी निश्तर में जो मेट्रो बस का डिपो है वहां पे बहुत बड़ी वर्कशॉप बनाई हुई थी। जब भी कोई बस आती थी तो उसकी रात में मेंटेनेंस की जाती थी, किसी भी जगह पे खराबी होती थी तो वो दूर करके सुबह उसको दोबारा ट्रैक पर ले जाया जाता था। अभी ये कंपनी, इसको भी यही मैंडेट दिया गया है कि आप इन बसेस की जो मुरम्मत और बहाली का काम है वो खुद करेंगे, लेकिन इस कंपनी की तरफ से इस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अब वहां पे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का काम के लिए वर्कशॉप बनाई हुई थी मेट्रो बस निस्तर टाउन डिपो में, अब वो तकरीबन वर्कशॉप बंद हो चुकी है। इन बसों की किसी भी तरह की मेंटेनेंस नहीं की जा रही। अब आगे गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है, वो इस मुआहदे के मुताबिक इन कंपनी को बसों में एसी चलाने के भी पैसे दिए जाने हैं। जो ये पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं वो सर्दियों में भी एसी चलाने के पैसे लेते हैं, लेकिन हम आवाम की सेहत को देखते हुए उसके ऊपर किसी भी तरह की को बात नहीं करते कि उस सर्दियों में एसी चलाने से अल्टीमेटली आवाम वो बीमार होगी। अब गर्मियों में अब ये बसें जिनकी मेंटेनेंस ही नहीं की गई इतने अरसे से, अब 7 माह बाद जब इनके एयर कंडीशन चलाए जाएंगे बसों के, तो फिर ये वही पुरानी सूरत हाल पे आ जाएंगी कि ट्रैक के ऊपर चलती चलती बस खड़ी हो जाएगी और उस तपते सूरज के नीचे लोग ट्रैक पर चलते हुए पहले पुरानी मेट्रो बसें इसका हाल था, खिड़कियां खोल खोल के जो है लोग मुसाफिर जो है वो सफर कर रहे थे। अभी भी इसका भी यही हाल होने वाला है। अब एक वाकया पेश आया मुनीबा कोई 1.5 माह पहले कि मेट्रो बस का ये निश्तर टाउन के पास कोई नामालूम अफराद ने उस बस के ऊपर पत्थर फेंके और पत्थर फेंकने से उसके 2 शीशे टूट के। हमारे बस लोगों को भी इसमें ख्याल करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई भी ट्रांसपोर्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये एक इंसिडेंट हो गया। वो कंपनी की तरफ से मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से उसकी एफआईआर के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई। ये तो थी सारी कोडल फॉर्मेलिटी। उसके बाद क्या हुआ कि वो जिस बस का शीशा टूटा था वो आज 1.5 माह बाद भी डिपो पे ही खड़ी है। उसको इन्होंने जो शीशा है वो नया लगवाने के बाद ट्रैक पे लाने की जहमत ही नहीं की। वो उन्होंने कहा कि ठीक है वो तो अब खराब हो गई है, वो सिर्फ मतलब शीशा टूटने की वजह से खराब हो जाती है। तो शीशा टूटा हुआ तो वो बस उन्होंने खड़ी कर दी। अब देखें 1.5 महीने से वो बस को वो लेके नहीं आए। ये बेसिकली जो कंपनी है वो जितनी बसेस कम चलाएगी इनडायरेक्टली उनको फायदा हो रहा होगा, क्योंकि वो तो पैसे 64 बसों के हिसाब से ले रहे हैं। तो ये मैस ट्रांजिट अथॉरिटी जो हमारी है हुकूमत कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही कि क्या करना है हमने। अब जैसे ही लाहौर न्यूज़ ने इस मामले को हाईलाइट किया है तो हमारी बात के ऊपर हमेशा ही अरबाब इख्तियार हरकत में आते हैं, अल्लाह करे इसके ऊपर अमल भी कर लें। तो कल जो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान हैं उन्होंने मेट्रो बस के डिपो का दौरा किया और वहां पर जाकर जो ये कंपनी है निजी कंपनी विडा मिर्जा, इनकी सरजनिश की है और इन बसों की हालत भी चेक की है। और अभी उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि 7 रोज के अंदर
ये जो 64 बसों का स्क्वाड है, ये मुकम्मल तौर पर इसको ट्रैक के ऊपर लाया जाए, शादरा से गजूमत्ता तक मुकम्मल स्क्वाड के साथ बसेस को चलाया जाए, ताकि जो मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात मुहैया की जा सके। लेकिन आज की तारीख में अभी तक ये स्क्वाड पूरा नहीं चल रहा। इसके अलावा इस जो निजी कंपनी है, इसको जुर्माना करने के हवाले से भी जो रिकमेंडेशन है वो जो चेयरमैन है PMA के, उनको भेज दी गई हैं। इनको कोई जुर्माना भी किया जाएगा जिसकी अमाउंट को 7 लाख रुपया होगी कि इन्होंने ये बसेस को नहीं चलाया। लेकिन लेट्स सी कि ये जुर्माना करते हैं या नहीं करते, लेकिन कम अज़ कम बसेस को इन्होंने ट्रैक पर लाने के हवाले से हुक्म दे दिया ताकि लोगों को जो फैसिलिटेशन है वो शुरू। लेकिन जिस तेजी से नई बसें खराब हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि इनको भी मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को भी अब पीछे बैकअप की ज़रूरत पड़ सकती है? ये तो ज़रूरी इनको करना चाहिए था। मैं तो वैसे पहले दिन, वो मेरी ज़ाती राय है, वो खबर नहीं है, मैं तो पहले दिन ये जो बसेस टीवी पे नज़र आ रही हैं, मैं तो इनके हक में नहीं था। मैंने इनको इनमें सफ़र भी करके देखा तो मुझे इनकी क्वालिटी बेहतर नहीं लगी। लेकिन क्योंकि मैं कोई वो मैकेनिकल का बंदा नहीं हूँ तो लिहाजा मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन खबर एक ये भी चल रही है जैन की जो पुरानी मेट्रो बसेज है उनको ठीक ठाक करके तो है वो बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़क पे लाया जाएगा। मुनीबा, लानी तो चाहिए, उसमें मेरी राय तो ये है कि उनको लेकर आना चाहिए। अगर वो उनकी मेंटेनेंस अच्छी होती है और उनकी डेप्रिसिएशन अभी थोड़ी सी मौजूद है तो फिर उनको लाजमी लेकर आना चाहिए। और ये जो हैं मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, उनकी तरफ से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को तजवीज़ भी दी गई थी कि कान्हा का जो रूट है फिरोजपुर रोड पर, उस पर इन बसों को चला दिया जाए। लेकिन अभी जो मेट्रो बसेस, हाँ, जो पुरानी मेट्रो बसेज है, लेकिन अभी वो तजवीज़ सिर्फ तजवीज़ की हद तक महदूद है। मेरी राय है कि उनको लाजमी इस्तेमाल में लाना चाहिए। अगर वो इस्तेमाल के काबिल हैं तो अभी लेट्स सी के देखें कि वो कब लेकर आती हैं। लेकिन ये जो बसेज है ना, इनके बारे में इनको सोचना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब इनका साल पूरा होगा ना, तो इनका जो एनुअल ऑडिट होगा तो उसके ऊपर इसके ऊपर एतराज लाजमी आएगा कि जो क्वालिटी इसके ऊपर मेंशन की गई थी, जो बिड में मेंशन की गई थी, उस क्वालिटी के मुताबिक ये बसेस को नहीं खरीदा जा सका। मेरी रात को भी 2 पैसेंजर जो कि रोज़ाना इस मेट्रो बस में सफ़र करते हैं, वो और एक ड्राइवर, उसने कहा मेरा नाम ना बताइएगा, उस बेचारे की नौकरी का भी इशू है। वो भी मुझे बता रहा था, उसने कहा जैन भाई, जो हम पहली वाली अलबराक बसों की ड्राइव करते थे, उनकी ड्राइव कदरे बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू जो हम नई बसेस चला रहे हैं। ठीक है। वो एक इनकी सस्पेंशन का इशू है कि ये जो बसेस हैं इनको ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक ठीक तरह से नहीं लेती। इसके अलावा वो कहते हैं कि इनकी जो स्टीयरिंग है वो गाड़ी चलाते हुए कांपते रहते हैं, अंदर जो लोग खड़े हैं वो वाइब्रेशन फील करते हैं। इसके अलावा ये जो गाड़ियां हैं ये हमेशा मेंटेनेंस से चलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। इस मेंटेनेंस के लिए, मैकेनिकल वॉशिंग के लिए मेट्रो बस के निस्तर डिपो में पहले एक पूरा वॉशिंग का एरिया बनाया हुआ था। वहाँ पे बंदे डिप्यूटेड थे, 3 शिफ्टों में काम करते थे। अभी जब से ये नई कंपनी आई है, इन्होंने तो वो तमाम वॉशिंग का जो स्टाफ है उसकी भी उन्होंने छुट्टी करवा दी है। उन्होंने कहा जी हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये 64 बसों को या 57 बसों को धोने के लिए या मैकेनिकल वॉशिंग के लिए इस वक्त डिपो में सिर्फ एक शख्स मौजूद है, वो भी कभी आता है कभी छुट्टी पे होता है। अब अगर मेट्रो बस में जो सफ़र करने वाले रोज़ाना की बुनियाद पर लोग हैं और वो आपका प्रोग्राम भी देख रहे हैं, तो वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुरानी मेट्रो बस की क्या हालत थी, इस नई वाली मेट्रो बस की क्या हालत है। कि इसके अंदर से बदबू है, अंदर गर्द जमी हुई है, बाकायदा तौर पे महसूस होती है कि जैसे अरसा दराज से इसकी जो सीटें हैं उनको नहीं वॉश किया गया। इस कोविड के दिनों में जब ओमिक्रॉन की लहर चल रही है, तो जब सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तो इस तरह की हालत होना, ये इनको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। कम से कम ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। और अगर हमें सहूलियात आप दे रहे हैं तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखें कि किस तरह की सहूलियात हमें मिल रही हैं, जो मुसाफिर हैं वो सही तरीके से उसको एंजॉय कर पा भी रहे हैं अपने सफ़र को। क्योंकि जाते हुए भी अगर उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो इस बारे में आप लोगों को ज़रूरत है सोचने की। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। जैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे बात हो रही थी लाहौर को दरपेश मसाइल के हवाले से, तो गुज़श्ता कुछ सालों से लाहौर में एक ऐसा मसला सर उठा रहा है
जो चंद सालों में लाहौर का सबसे बड़ा मसला जो है वो बनने वाला है, और उसकी वजह है हमारे नस्लों के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है एक मसला ये, और वो मसला है फ़ज़ाई आलूदगी का, क्योंकि बागों का जो शहर है वो पूरी दुनिया में आलूदगी की अलामत बनकर रह चुका है इस वक्त। और पहले स्मॉग की वजह से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल होता था, और अब लाहौर का इकलौता दरियाए रावी भी इसकी नई पहचान बनकर रह गए। अमेरिका के एक इदारे ने अपनी तहकीक में लाहौर में दरियाए रावी को दुनिया का आलूदा तरीन दरिया करार दे दिया है। दरियाए रावी में पैरासीटामोल, निकोटीन, कैफीन, मिर्गी और डायबिटिक की जो अद्वियात हैं उन समेत दवा साजी के बहुत से अज्जा उनकी मौजूदगी का इंकशाफ भी हुआ है इस रिपोर्ट में। तो एक जानिब दरियाए रावी के किनारे दुबई तर्ज का शहर बसाने की तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ रावी का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन दरियाओं में हो रहा है। तो शहर लाहौर जो बागों का शहर कभी कहलाया जाता था, अब आलूदगी की अलामत क्यों बनता जा रहा है? इस शहर को मजीद आलूदा होने से बचाने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जाने चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलीज़ा अयाज है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। अलीज़ा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं? थैंक यू। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अलीज़ा, इन्वायरमेंट का मसला जो है लाहौर में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको भी पता है कि पहले हम देखते हैं सर्दियाँ जैसे ही आती हैं तो स्मॉग का मसला आ जाता है, गर्मियाँ आती हैं तो जो धुएं हैं, स्मॉग है, उसका मसला शुरू हो जाता है। अब एक और पहचान बनने वाला दरियाए रावी, जैसे मैं बता रही थी कि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अब ये पोल्यूटेड रिवर में से नंबर 1 पे है, 3 रिवर्स में से ये है एक। तो क्या कहेंगी, हमें किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है एज ए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट? थैंक यू मुनीबा। आई थिंक सबसे पहले तो हम फ़ज़ाई आलूदगी का बहुत सुनते हैं ये वर्ड, बट आई थिंक एक और वर्ड जो हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए वो ये है मौसमियाती तब्दीली, यानी कि क्लाइमेट चेंज। और एक्चुअली आई थिंक पाकिस्तान में और लोगों को पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज से मुराद क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं। इवन जो हमारे लेबरर्स हैं, फार्मर्स हैं, उन्हें एहसास है कि मौसमियाती तब्दीली वो देख रहे हैं, चाहे उनकी फसल नहीं उग रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है, हीट वेव ज़्यादा हो रही हैं, और ऑफ कोर्स हमें इसके लिए बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने हैं। आपने रिवर रावी की बात की, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग अपने माहौल में, फ़िज़ा में तो देखते ही हैं कि यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, बट अब हमारे वाटर भी द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड वाटर, व्हिच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और जैसे कि आपने रीज़न कहा, देयर इज़ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इसमें, जो कि बहुत हैरानगी की बात है कि इसमें एपिलेप्सी की ड्रग्स, कैफेटीन, पैरासीटामोल मौजूद है। तो क्लियरली दीज आर इंडस्ट्रियल गुड्स, और एक्चुअली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काफ़ी साल ही पहले मैंडेट कर चुके थे कि यू नो हम लोग इस तरह की ड्रग्स डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिस्पोज दिस इनटू द रिवर्स, बट ये फिर भी हो रहा है। तो आई थिंक मसला सबसे बड़ा ये है कि लॉज बनाने वाले बहुत लोग हैं, बट लॉज फॉलो करने वाले कम लोग हैं। तो वी नीड अ टीम दैट इम्प्लीमेंट्स दीज लॉज। फिर आई थिंक दूसरी बात आ जाती है अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में। हम चाह रहे हैं कि रिवर रावी में डेवलपमेंट अथॉरिटी हो रही है जहाँ पे कमर्शियल लैंड होंगे, बट आई थिंक इस तरह नहीं होना चाहिए। वो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो फसलों के लिए है, और हम एक जगह कह रहे हैं कि 100 मिलियन भी सुनामी हम करेंगे ट्रीज़ का, और दूसरी जगह हम और बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें और ट्रीज़ चाहिए ताकि वो ऑफसेट करें कार्बन एमिशंस को, जो स्मॉग के इफेक्ट्स हैं उन्हें कट डाउन करें। और आई थिंक ये एक एवर लास्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है अनलेस हम इमीडिएट इसके एक्शन लें। लेकिन इस तरह का जो माहौल है आजकल हमारे इर्द गिर्द है, जिसमें हम रह रहे हैं, कितना खतरनाक है हम लोगों के लिए। उसमें हम सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, कितना खतरनाक है? बहुत ज़्यादा। इसके अगेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है। शॉर्ट टर्म में आई थिंक इमीडिएटली किसी को भी इरिटेशन हो सकती है अपनी नोज़ में, थ्रोट में। रेस्पिरेटरी इश्यूज काफ़ी होते हैं। पाकिस्तान में एस्मा रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं, और स्मॉग एक्चुअली इन्फेक्शन डिजीज़ को भी प्रमोट करती है, कोविड को काफ़ी सपोर्ट करती है, डेंगू को काफ़ी सपोर्ट करती है। तो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि स्मोक जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जितने VOCs हम कहते हैं उनके साइंटिफिक टर्म है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी नेचुरल कंपाउंड्स, वो लाइट होते हैं और वो ऊपर जाके एक लेयर बनाते हैं जिसकी वजह से हीट नहीं पा पाती। तो जब स्मोक उससे कंबाइन होती है हमें स्मॉग मिलती है, एंड ऑफ कोर्स इफ वी ब्रीदिंग दैट, हम रोज़ाना से इनहेल करते हैं, तो वी हैव लॉट्स ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो आप अलीज़े जो है UN एम्बेसडर भी है, इस हवाले से मुझे बताइए कि वहाँ पर भी आप बाहर भी जाती हैं, काम भी कर रही हैं, वहाँ पर और यहाँ पर क्या चेंज देखती हैं? अगर लोगों के एटीट्यूड में मैं पूछूं तो क्या डिफरेंस लगता है? यहाँ पर वो लोग क्लाइमेट चेंज को एक मसला समझते हैं? जी, आई थिंक अगर आप मुझसे ये सवाल 2 साल पहले पूछी तो मैं आपसे कहती पाकिस्तानियों को बिल्कुल परवाह नहीं है, बहुत इग्नोरेंट है।
बट एक्चुअली अब पाकिस्तानियों को बहुत अवेयरनेस है। हाँ। और जैसे कि मैंने कहा, हमारे आम लोगों को भी, फार्मर्स को भी जो शायद स्कूल भी नहीं गए हों, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, उनकी नंबर 1 इंडस्ट्री है, बट वो देख सकते हैं कि जो फ्लड्स हैं, बारिश है, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, जो माहौलियाती तब्दीली है वो इसकी वजह से है। एटीट्यूड के बारे में आई थिंक जिन लोगों का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए वो है पॉलिटिशियन्स Okay. और बिजनेस ओनर्स, Okay. प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर वाले, जो एक्चुअली उनके पास दे हैव द मनी एंड द इन्फ्लुएंस टू मेक चेंजेस। जब मैं बाहर जाती हूँ, आई एम मेट विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं कि हम ये चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, बट वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें वो पावर दी हुई है। Exactly, उनके हाँ। पास वो फैसिलिटीज़ हैं कि हाँ। वो रिसाइकिल कर सकते हैं, कि प्लास्टिक्स इस बिन में जाएंगे, वो इस तरह यूज़ होंगे। यहाँ पे आई थिंक हमारे इवन यंगस्टर्स को काफ़ी अवेयरनेस हो गई है स्कूल करिकुलम की वजह से, न्यूज़ की वजह से, बट क्या उनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो एक्शन ले पाएँ, वो रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स की हुई हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स प्रोवाइड हों द नेक्स्ट 10 ईयर्स। लेकिन आपको क्या लगता है जो ज़्यादा फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से ये जो स्मॉग है, ये जो हमारी एनवायरनमेंट है, ये ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है? लाहौर स्पेसिफिकली में 4-5 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो एनर्जी इंडस्ट्री है, इट्स इंटायरली बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि कोल, ऑयल और गैस। अगर हम रिन्यूएबल्स की तरफ जाएं, सोलर पावर, विंड पावर, तो उसमें बिल्कुल ज़ीरो कार्बन एमिशंस, ज़ीरो स्मोक एमिट होता है। दूसरी तरफ हमारी लाहौर में काफ़ी ब्रिक इंडस्ट्रीज़ हैं कि ब्रिक्स बनाते कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें भी कोल यूज़ होता है। फिर थर्डली हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई या फैशन इंडस्ट्री हो गई। फैशन इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है, बट हमें और काम करना चाहिए कि हमारे जो एमिशंस है, कार्बन एमिशंस, वो कम और कम होती जाएँ। फिर फाइनली आई थिंक जो फार्मर्स और इवन लोकल पॉपुलेशन जो कूड़ा जलाते हैं, उसका धुआं बहुत होता है। और क्योंकि लाहौर इज़ नॉट, हमारे पास सी नहीं है पास में, तो उसके जितने इफेक्ट्स होते हैं, इट स्टेज विद इन दिस सिटी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कानून मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। और हुकूमत कह भी रही है, जैसे ब्रिक इंडस्ट्री है, वहाँ पे हम लोगों ने चेंजिंग्स ले आए हैं, जिगजैग टेक्नोलॉजी पर हम लोगों ने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन आपको लग रहा है कि जो 99% जो ब्रिक इंडस्ट्री है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है जिगजैग टेक्नोलॉजी पर? नहीं, एक्चुअली 90% नहीं। आई थिंक इट्स ओनली 60%। Okay. इट्स अ स्लो प्रोसेस। आई थिंक हम जो फैक्ट्स बाहर आते हैं, दे वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। एंड आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं अपने रोल में मुझे असल इन्फॉर्मेशन पता चलती है, असल डेटा आता है। सो इट्स वेरी कॉमन कि मिस इन्फॉर्मेशन बाहर आती है। बट दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी, अपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, Pakistan actually spends $10 billion annually per year on climate change, on फ़िज़ाई आलूदगी। बट वो $10 billion कहाँ जा रहे हैं? Exactly, कहाँ जा रहे हैं? नजर नहीं आ रहे कहीं हमें। हवा में उड़ रहे हैं मेरे ख्याल से, फ़ज़ा में उड़ जाते हैं। तो वो $10 billion एक्चुअली जो यूज़ हो रहे हैं, वो तब होते हैं जब कोई हीट वेव हो गई, जब फ्लड हो गया, उसके बाद लोगों की मदद करने। तो वो पैसा ज़ाया हो रहा है। अगर उस पैसे को हम पहले से लगाएं ताकि फ्लड्स नहीं हो, हीट वेव्स नहीं हो, या वी बेटर मॉनिटर देम, तो फिर it's a better effect, it's a better use of money. So I think we're wasting $10 billion. And at the same time, I think, our Prime Minister, उन्हें बहुत अच्छे I think comments के उन्होंने कहा कि हर फैमिली को 5 trees plant करनी चाहिए at least. But क्या वो वाकई में करेंगे कि नहीं? तो I think we have to think about real tangible action. लेकिन ये देखा है हमने कि जब से ये गवर्नमेंट आई है रीजन, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन भी की है, जो बिलिन ट्री सुनामी भी है, दिन में वाकई जंगलात भी लगे हैं। तो आपको लगता है उसकी वजह से थोड़ी सी हमें कोई इसमें इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, या और भी ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत है प्लांटेशन? आई थिंक 100% इफेक्ट पड़ा है, और सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा है वो ये है कि अब लोगों को और एहसास हो रहा है। अच्छा। एंड द लोकल पॉपुलेशन इज बिल्डिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को जब ये एजुकेशन है, देयर मोर मोर एजुकेटेड पीपल हु केयर अबाउट हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, तो आई थिंक दिस डेफिनेटली अ चेंज। बट आई थिंक सबसे अनफेयर चीज़ पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ग्लोबली सिर्फ लेस देन 1% ऑफ क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करती है। बट अगर आप रैंकिंग देखें कि कौन सी कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड होती हैं बाय क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 10। तो ये बहुत अनफेयर है कि पाकिस्तान में वैसे ही बहुत मसले हैं, वो पॉवर्टी हो, डिफॉरेस्टेशन हो, या इलिटरेसी हो, लैक ऑफ एजुकेशन हो, और अब क्लाइमेट चेंज का मसला,
तो हमारे ऊपर बहुत हैवी बर्डन है एंड वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अस. इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आई रियली अप्रिशिएट द करंट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स. जो है इकदाम तो किए जा रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मसला आ जाता है. दूसरा लीजिए हम देखते हैं कि कुछ देर पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती की, पाबंदी लगाई प्लास्टिक बैग्स के ऊपर. आपने भी सुना होगा. वो हमें थोड़ी देर के लिए तो मार्केट से गायब नजर आए लेकिन अब दोबारा से हमें वही प्लास्टिक बैग्स जो है वो मार्केट में नजर आ रहे हैं. तो हमारे देखने वालों को बताइए कितने खतरनाक है हमारी सेहत के लिए. बहुत ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स की वजह से पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में अबाउट 100,000 सी टर्टल्स मरते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये खाना है. और अगर आप किसी भी हाईवे से गुजरे आई एम श्योर आप ट्रीज में देखेंगे प्लास्टिक बैग वहाँ फंसा हुआ है. प्लास्टिक बैग्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है. इसका मतलब वो नेचुरली इन्वायरमेंट में रॉट नहीं होते. दे नॉट डिस्ट्रॉयड एवर. वो थाउजेंड्स ईयर्स के लिए वहाँ रहते हैं. प्लांट्स को सफोकेट करते हैं. फिर ग्रीनरी नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं होता तो इसलिए स्मॉग और होती जाती है. तो इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल. और हमने देखा कि प्लास्टिक आई थिंक गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा एक्शन किया था कि देयर बी नो प्लास्टिक बैग्स. फिर काफ़ी पेपर बैग्स आ गए थे बट एक्चुअली पेपर बैग्स भी सही सोल्यूशन नहीं है. व्हाट वी नीड इज रीयूजेबल बैग्स कि आप एक ही बैग रखें अपने शॉपिंग के लिए. किसी भी मटेरियल के हो सकते हैं मुनीबा बट यू नो हर फैमिली के पास हर बंदे के पास एक रीयूजेबल बैग होना चाहिए अपनी कार में अपने पास कि जब भी शॉपिंग करने जाए वही बैग को यूज करें क्योंकि पेपर बैग और रीयूजेबल बैग्स में about 11 barrels of oil बच जाते हैं. अच्छा. So this is a big change and if Pakistan starts with this, it will be a big benefit. मतलब अगर छोटी-छोटी चीजों को ही हम लोग देखना शुरू कर दें ना तो काफी चेंज बड़ी जो लेवल पर आ सकती है. तो वो हमें करने की जरूरत है. अलीजा अयाज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है. अलीजा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. आप यहाँ पर आई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एनवायरमेंट के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे. क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा एक संगीन मसला बनता जा रहा है और हमारा भी एक किरदार है कि हम लोगों ने निभाना है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के हवाले से. तो सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट की को तनकीद नहीं कर सकते, अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना हमारी. तो वो उस हवाले से भी आप लोगों ने सोचा. अब मुझे आपने इजाज़त देनी है.